चलिए स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube मंच पर। मेरा नाम है वकास खान, जहां पर मैं आपको क्लास 10th के फिजिक्स के छोटे क्वेश्चन जो हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं अलग अलग चैप्टर्स के, वो बता रहा हूं इस समय। तो मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको बताया था प्रकाश के अपवर्तन के छोटे क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताए। अब जो मैं बता रहा हूं वो चैप्टर है हमारे पास विद्युत, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। इसके छोटे क्वेश्चन बता रहा हूं। और इससे पहली जो मेरी वीडियो चल रही थी तो उसमें मैं आपको न्यूमेरिकल्स करा रहा था। तो क्या है कि आप इधर तो न्यूमेरिकल्स भी करते रहिए और इधर छोटे छोटे क्वेश्चन जो आते हैं पेपर में उनको भी अपनी कॉपी में लिख करके उनको भी याद करते रहिए। ठीक है। तो मैं चैप्टर जो बता रहा हूं आपको वो है विद्युत। तो पहला इसमें क्वेश्चन है, सबसे पहला, कि विद्युत धारा क्या है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी हम इसको आई से डिनोट करते हैं। और ये इसका फार्मूला क्या है, इस फार्मूले से हम निकाल करके बताएंगे क्यू अपॉन टी। तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अगर हम टी की वैल्यू 1 सेकेंड रख दें, तो अगर हम I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू क्यू कर देते हैं तो ये आ जाएगी क्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विद्युत धारा क्या होती है, वो आवेश होती है, जो चार्ज है ना वो होती है। अगर 1 सेकेंड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज जा रहा है, यानी कि आवेश जा रहा है इस पॉइंट से, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है, और 1 सेकेंड में जितना चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा, उसे ही विद्युत धारा कहते हैं। तो इसका जो आंसर लिखा जाएगा मैं आपको पढ़ करके बता रहा हूं कि आवेश का किसी चालक से प्रति सेकंड प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। चाहे आप ऐसे कह लें या प्रति सेकंड बहने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का जो एसआई स्टैंडर्ड जो वो मात्रक है इसका, वो है एम्पियर। एक छोटा सा क्वेश्चन का ये आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, विभवांतर क्या है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या है। तो इसको समझाते हैं। दो बिंदुओं के बीच प्रति इकाई आवेश पर किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। तो विभवांतर का हमारे पास जो फार्मूला है V बराबर W अपॉन Q, ये इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, इस विभवांतर को जो है V से दिखाते हैं। और ये W क्या है, कार्य है। अगर हम इस Q की वैल्यू 1 रख दें तो ये कार्य के बराबर आ जाएगा, यानी कि विभवांतर क्या है, विभवांतर कार्य के बराबर आ गया। यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एकांक आवेश को, एकांक का मतलब एक आवेश को या एकांक आवेश को जो है हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना कार्य करेंगे, जितना कार्य हमें करना पड़ेगा, उस कार्य को ही उन पॉइंट्स के बीच में, उन बिंदुओं के बीच में विभवांतर कहते हैं। यानी कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे ही हम विभवांतर कहते हैं, उन दोनों बिंदुओं के बीच। तो ये आंसर है हमारा। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक बताइए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, आप लिखेंगे कि एसआई का, विभवांतर का एसआई मात्रक जो है वो वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि प्रतिरोध क्या होता है, यानी कि रेजिस्टेंस क्या होता है। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देखा था, मैं जब न्यूमेरिकली करा रहा था तो बहुत सारे क्वेश्चंस में प्रतिरोध आ रहा था। तो अब जो क्वेश्चन है वो थ्योरी का छोटा सा क्वेश्चन है कि प्रतिरोध क्या होता है। तो आप सभी जानते हैं कि हर चालक क्या करता है कि जब उसमें करंट चलती है किसी भी चालक के अंदर, तो वो करंट के चलने का एक विरोध करता है। ठीक है ना। तो करंट के चलने का जो विरोध करता है उसी को ही हम प्रतिरोध बोलते हैं, रुकावट। तो इसका आंसर देंगे कि किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता को ही
प्रतिरोध कहते हैं। तो अलग अलग चालकों का प्रतिरोध अलग अलग होता है, ये भी आप जानते हैं। किसी में करंट ज्यादा चलती है, किसी में करंट कम चलती है। तो ये इन्होंने पूछा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है वो है ओम। क्या क्या है? ओम। ये हमने ओम लिख दिया, ओम। और इसको जो है हम इसका एक सिंबल इस तरीके से भी दिखा देते हैं, ठीक है। प्रतिरोध को हम आर से दिखाते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया ही था, ठीक है। आप जा करके देख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ओम का नियम क्या है। जो मेरी सबसे पहले वीडियो थी वो ओम के नियम के ऊपर ही जो मैंने न्यूमेरिकल करा था, जो सबसे पहली स्टार्टिंग की वीडियो थी, आप लोगों ने बहुत उसको प्यार दिया, बहुत लोगों ने उसको देखा, जबकि मेरी सबसे पहले स्टार्टिंग की वीडियो थी। तो वो इसी ओम के नियम के ऊपर एक मैंने छोटा सा न्यूमेरिकल आपको करके दिखाया था। तो ये क्वेश्चन जो है, ओम का नियम क्या है। तो ओम का नियम आप देखिए कि ओम का नियम V बराबर आई आर होता है। ये है ओम का नियम का फार्मूला। V विभवांतर आ जाएगा, I करंट, और R जो है वो प्रतिरोध है, ठीक है। तो इसमें क्या है, किसी चालक में प्रवाहित धारा, ठीक है, विभवांतर के समानुपाती होती है यदि भौतिक अवस्था स्थिर रहे। तो हमारे पास आप देखें कि V प्रोपोर्शनल होता है I के, या I प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास V के। R जो है वो कांस्टेंट है। हर चालक के लिए हमारे पास क्या है कि I एक, ये जो R है ये कांस्टेंट होता है। हर एक धातु का, हर एक मेटल का जो R होता है, यानी कि प्रतिरोध होता है, वो कांस्टेंट होता है। तो इसमें यह बताया जाता है कि यदि चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना किया जाए, यानी कि चालक की जो फिजिकल स्टेट है, जैसे ताप है, उसका ताप उतने का उतना ही रखा जाए, तो दाब है, उसके ऊपर दबाव ना डाला जाए, जैसा तार है, तो किसी चालक की जो भौतिक अवस्थाएं हैं उसमें अगर कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसमें बहने वाली जो धारा होती है चालक के विभवांतर के समानुपाती होती है, ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो विभवांतर है वो उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो V प्रोपोर्शनल होता है I के। अगर हम क्या काम करें, V बराबर आई आर कह सकते हैं, ठीक है। R हमारे पास एक कांस्टेंट है। और अगर हम यहां पे बात करेंगे I की, तो ये I जो है प्रोपोर्शनल आ जाएगा हमारे पास। यहां जो कांस्टेंट लगाएंगे हम, I निकालना है, तो V अपॉन V ये आ जाएगा 1 अपॉन R के। और I, चलिए, जहां V क्या है, V विभवांतर है, विभवांतर, I विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, और R जो आ गया प्रतिरोध आ गया, यानी कि रेजिस्टेंस। तो ये ओम का नियम है ना। यह सवाल पूछा था कि ओम का नियम क्या है, तो ओम का नियम V बराबर आई आर होता है। और अगर इसको थ्योरी में लिखना होता है तो इसको ऐसे लिखते हैं कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में, जैसे ताप और दाब में, कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर उसमें बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। और अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो V इज इक्वल टू आई आर, ये हमारे पास ओम का नियम हो जाता है, ठीक है। ये आपको 1 नंबर के लिए लिख के आना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि चालकता क्या है। चालकता का मतलब कंडक्टिविटी, यानी कि किसी चालक के अंदर जो करंट चल सकती है उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी या चालकता। तो इसका आंसर है कि किसी पदार्थ की धारा प्रवाहित करने की क्षमता को ही चालकता कहते हैं। तो हर तार के अंदर जो है, हर चालक के अंदर अलग अलग करंट चल सकती है। तो किसी की क्षमता ज्यादा करंट भेजने की है, किसी की क्षमता कम करंट भेजने की है। तो जितनी क्षमता ज्यादा होगी उसकी चालकता भी ज्यादा होगी, और जितनी क्षमता कम होगी करंट को भेजने की, उसकी चालकता भी कम होगी।
तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध जो है बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसके ऊपर भी हमने न्यूमेरिकल करे थे। तो किसी चालक की एकांक लंबाई तथा एकांक क्षेत्रफल पर उसका प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ये इसका आंसर है। अब अगर इसका पूछा जाए कि भाई इसका फार्मूला क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध को निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो मैं आपको लिख के दिखाता हूं। विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। अब हम इस फार्मूले से, ये R तो प्रतिरोध है और ये जो रो है, ये जो मैंने P को घुमा करके, ये P को इस तरीके से अंदर को घुमा करके बनाया है, ये हमारे पास विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। इसको इंग्लिश में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अगर हम रो निकालना चाहें तो रो निकालने के लिए ये जो ए है इसकी मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा R इंटू ए अपॉन एल। तो अगर ए को हम 1 कर दें और एल को हम 1 कर दें तो इससे क्या हो जाएगा कि रो जो है वो R के इक्वल हो जाएगा। तो परिभाषा निकालने के लिए एकांक तो लंबाई कर दी और एकांक क्षेत्रफल कर दिया, यानी कि यूनिट लेंथ कर दी और यूनिट एरिया कर दिया हमने किसी तार का। तो जैसे ये तार है हमारे पास, ठीक है, इस तार की जो लंबाई है वो हमने 1 मीटर कर दी, 1 मीटर, और ये जो एरिया है निकल करके आया, ये 1 मीटर का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया होना चाहिए और 1 मीटर लंबाई होनी चाहिए। तो जितना इसका रेजिस्टेंस होगा इस तार का, उसे ही हम जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बताइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के लिए बहुत बार पूछा जाता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है। आप इसका आंसर लिखेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम और मीटर होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये 12 छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने आपको इस चैप्टर के बताए। ठीक है, चलिए देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एक क्वेश्चन ये है कि श्रेणी संयोजन क्या है। तो श्रेणी संयोजन का मतलब ये हुआ कि सीरीज कॉम्बिनेशन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है। तो एक क्वेश्चन का आंसर ये है कि जब प्रतिरोधों को एक के बाद एक जोड़ा जाता है, ठीक है ना, एक प्रतिरोध हमारे पास रेजिस्टेंस ये आ गया, एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये आ गया, ये इसका पहला सिरा आ गया, ये दूसरा सिरा, और ये इसका पहला सिरा, ये दूसरा सिरा। तो एक के बाद एक जब जोड़ा जाता है, जब प्रतिरोधों को एक के बाद एक जोड़ा जाता है, तो इसे ही क्या कहते हैं, हम श्रेणी संयोजन कहते हैं। तो ये आपसे पूछा गया था एक सवाल। अब ये कह रहे हैं कि श्रेणी संयोजन में प्रतिरोध कैसे जुड़ते हैं, उसका फार्मूला क्या है। तो श्रेणी संयोजन का मैंने तो आपको बता दिया कि एक के बाद एक जब जुड़ता है तो उसको श्रेणी संयोजन कहते हैं। और श्रेणी संयोजन का फार्मूला क्या है, तो वो फार्मूला जो है वो है R1 प्लस R2। जितने भी ज्यादा प्रतिरोध जोड़ते चले जाएंगे वही हम जो है और आगे आगे जोड़ते चले जाएंगे। अगर और आगे को जोड़ना हो तो आप इस तरीके से जोड़ सकते हो, ये R3 आ जाएगा। तो इसके बाद ये वाला जोड़ना है तो ये जुड़ गया। ठीक है, अब हमें इन तीनों का प्रतिरोध अगर निकालना हो तो ये श्रेणी संयोजन से के फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। ये कहलाता है तुल्य प्रतिरोध, यानी कि तुल्य प्रतिरोध का ये फार्मूला है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये फार्मूला कहलाता है हमारे पास, है ना। अब कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये अगला, समांतर संयोजन क्या होता है। तो समांतर संयोजन यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन इसे इंग्लिश में बोलते हैं, जब रेजिस्टेंसेस को एक ही विभवांतर पर जोड़ा जाता है। क्या है कि जब रेजिस्टेंसेस को एक ही विभवांतर पर जोड़ा जाता है, यानी कि हमारे पास मान लीजिए 2 या 3 या 4 रेजिस्टेंस हैं, तो हमने क्या काम करा, एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये हो गया, इसका नाम R1, एक रेजिस्टेंस ये हुआ, इसका नाम R2, एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये हुआ, इसका नाम R3। तो हमने क्या करा कि पहला 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 पॉइंट तो वो एक जगह जोड़ दिया, ठीक है, सबका, और दूसरे दूसरे पॉइंट को हमने एक जगह जोड़ दिया। ऐसा करने से क्या होगा
कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में जो विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, वो सारे के सारे रेजिस्टेंसेस पे, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, सब पे इक्वल हो जाएगा। तो समांतर संयोजन में क्या होता है कि रेजिस्टेंसेस को जब ऐसे पॉइंट से जोड़ा जाता है कि उनके बीच विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस समान हो जाए, तो इसे ही क्या करते हैं, समांतर संयोजन या पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। या फिर हम इसी बात को दूसरी तरह से कह सकते हैं कि अगर प्रतिरोधों के पहले पहले सिरे को एक जगह और प्रतिरोधों के दूसरे दूसरे सिरे को एक जगह जोड़ दें, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, समांतर संयोजन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं, समांतर संयोजन में प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है। तो इसका फार्मूला क्या है वो ये पूछ रहे हैं। तो इसका फार्मूला हमारे पास 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। आपने देखा ही था कि जब मैंने न्यूमेरिकल्स निकाले थे तो मैं तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल ही करा रहा था, तो उसके अभी छोटी छोटी बातें आपको फिर वापस समझा रहे हैं कि इसका फार्मूला जो है वो ये है। अब जो मैं आपको बता रहा हूं वो छोटे छोटे क्वेश्चंस बता रहा हूं कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आप जिससे याद कर सको, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है, घरों में विद्युत उपकरण किस संयोजन में जोड़े जाते हैं। तो जो घरों के अंदर आप देखते हैं लाइट, पंखा या जितनी भी बिजली की सारी चीजें होती हैं, उनको कौन से क्रम के अंदर जोड़ा जाता है, तो उन्हें क्या है कि समांतर संयोजन में जोड़ते हैं। इसका आंसर आप देंगे कि घरों में विद्युत उपकरणों को हम समांतर संयोजन में जोड़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन्हें समांतर संयोजन में क्यों जोड़ते हैं। घरों में जो बल्ब लगते हैं, बल्बों को श्रेणी क्रम में क्यों नहीं जोड़ते। ये क्वेश्चन है कि श्रेणी क्रम में क्यों नहीं जोड़ते। तो आप समझिए कि हम से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमारे पास जो बल्ब है, मान लीजिए ये बल्ब है, इसका ये हमने रेजिस्टेंस बना दिया। एक बल्ब हमारे पास ये है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस हमने ये बना दिया, और एक बल्ब हमारे पास ये है और इसका हमने रेजिस्टेंस ये बना दिया। ठीक है, अब ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास R3 रेजिस्टेंस है, जो बल्ब का ये फिलामेंट है, इसका रेजिस्टेंस। अब हमने क्या काम करा, आप जानते ही हैं कि श्रेणी क्रम के अंदर एक के बाद एक जोड़ते हैं। तो एक रेजिस्टेंस के ऐसे जोड़ दिया, फिर एक को उठा करके हमने ऐसे जोड़ दिया, अब ये दो बचे, इसको हमने मेन से जोड़ दिया है ना, जो घरों में सप्लाई आ रही है एसी, उसको हमने इस तरीके से जोड़ दिया। तो इनका क्वेश्चन ये था कि बल्बों को घर के अंदर जो बल्ब होते हैं उन्हें हम श्रेणी क्रम में क्यों नहीं जोड़ते। तो अगर मान लीजिए ये टूट गया है ना, ये फिलामेंट टूट गया या फ्यूज हो गया है बल्ब, तो आप समझ सकते हैं कि करंट आगे तक जाएगी नहीं। तो जब करंट नहीं जाएगी तो एक बल्ब के फ्यूज हो जाने पे, चाहे ये फ्यूज हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, तो करंट आगे सप्लाई नहीं होगी। और जब करंट आगे नहीं जाएगी तो बाकी सारे बल्ब भी जो है वो फ्यूज मतलब बंद हो जाएंगे। तो इसलिए क्या होगा कि एक के खराब हो जाने पर सारे के सारे बल्ब बंद ना हो। इसलिए हम क्या काम करते हैं, घरों में इसको बल्बों को क्या करते हैं कि श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ते। तो आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन क्या था हमारा, कि श्रेणी क्रम में क्यों नहीं जोड़ते। तो श्रेणी क्रम में इसलिए नहीं जोड़ते कि एक बल्ब खराब हो जाने पर बाकी सारे बल्ब भी बंद हो जाएंगे, फिर पूरा घर में अंधेरा हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब यह है कि घरों के अंदर जो बल्ब है या और भी जो चीजें हैं वो सब समांतर क्रम में ही जोड़ी जाती हैं। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धारा मापने का यंत्र कौन सा है। मैंने आपको दिखाया भी था कि धारा मापने का यंत्र, इन्होंने पूछा था कि धारा मापने का क्या यंत्र है। तो ये रहा हमारे पास धारा मापने का यंत्र। ये एम्पियर मीटर आप देख रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा एम्पियर मीटर। ठीक है, इसमें ए बना हुआ है, तो ये एक यंत्र है, इसे बोलते हैं एम्पियर मीटर। तो इसके ये दो पॉइंट निकल करके आते हैं, तो इस यंत्र को हम एम्पियर मीटर बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा था कि धारा को मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं, कौन सा यूज करते हैं। तो धारा को मापने का जो है हम एम्पियर मीटर यूज करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा हुआ। फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं,
विभवांतर मापने का यंत्र कौन सा है? यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को जो मापा जाता है, मेजर किया जाता है, तो उसको मापने का कौन सा यंत्र है? तो उसको ये मापने का हमारे पास ये वोल्टमीटर है। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये वोल्टमीटर बना हुआ है, वी बना हुआ है, ठीक है। तो वोल्टमीटर है। तो विभवांतर मापने का यंत्र कौन सा है? तो आंसर आप लिखेंगे कि विभवांतर को मापने का यंत्र वोल्टमीटर है, ठीक है। इसमें वी बना हुआ है, वी से वोल्ट है ना, इसलिए बनाया गया इसमें। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एमीटर परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ये एम्पेयर मीटर जो है, इसको जो सर्किट के अंदर हम जोड़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात बहुत बार पूछी जाती है कि एम्पेयर मीटर को सर्किट के अंदर कैसे जोड़ेंगे। तो एम्पेयर मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये जो एम्पेयर मीटर है, आप इसके दो पॉइंट देख रहे हैं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, दो पॉइंट है ना। तो इसको क्या काम करेंगे हम, एम्पेयर मीटर को इस तरह से ये जोड़ा जाता है भाई। ये मान लीजिए हमारे पास एम्पेयर मीटर हो गया है ना, ये एम्पेयर मीटर हो गया, ये हमने इसकी जो है ये नंबरिंग आ गई, ठीक है ना। तो ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से हमने इसकी नंबरिंग डाल दी, ये इसकी निडल आ गई। तो पीछे जो इसके दो पॉइंट थे, वो एक पॉइंट ये जुड़ गया और एक पॉइंट ये आ गया। तो आप देख सकते हो कि जो श्रेणी क्रम की तरीके से जुड़ा था, तो इसको हम श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ते हैं। तो हमसे सवाल पूछा जाता है कि भाई एम्पेयर मीटर को आप कैसे जोड़ेंगे। तो एम्पेयर मीटर को जो सर्किट में जोड़ना पड़ेगा हमें, वो श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। एम्पेयर मीटर को हम श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ेंगे। ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं ये, वोल्ट मीटर परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो ये जो वोल्ट मीटर है, इसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं कि वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ोगे। तो वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है समांतर क्रम के अंदर। जो ये वाला सिस्टम है, तो हम क्या काम करेंगे, ये वोल्ट मीटर को मान लीजिए हमने यहां पर लगा दिया इस तरीके से। तो इसके ये जो दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों को हम मान लीजिए हमारे पास ये आ गया वोल्ट मीटर। ये फिर इसी तरह से इसकी मैंने कुछ नंबरिंग बना दी, जैसे इसमें नंबरिंग आप देख सकते हो, है ना। ये मैंने इसके छोटे छोटे जो है पॉइंट्स बना दिए। तो ये हमारे पास ये सुई आ गई इसकी, और इसके एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट ये आ गया। तो ये पॉइंट जो है इसी तरह से लेके हमने यहाँ पर वोल्ट मीटर को लगा दिया। तो वोल्ट मीटर कैसे लगता है, समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर का जो दूसरा सिरा है, वो सारे प्रतिरोधों के दूसरे सिरे पर, और जो पहला सिरा है वो सारे प्रतिरोधों के पहले सिरे पर। तो एम्पेयर मीटर के बारे में भी बात बताई मैंने आपको, और वोल्ट मीटर के भी बारे में बताई। तो एम्पेयर मीटर श्रेणी क्रम के अंदर जुड़ता है, ठीक है ना। ये श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज में जुड़ता है, और ये हमारे पास समांतर क्रम, समांतर क्रम यानी कि पैरेलल के अंदर जुड़ता है। वोल्ट मीटर पैरेलल में और एम्पेयर मीटर श्रेणी क्रम में, ये आपको पक्का याद रखना है। और क्वेश्चन हमारे पास देखिए, दो तीन क्वेश्चन और बचे हैं फिर हमारे पास, ये बताता हूं मैं। यह विद्युत शक्ति क्या है, यानी कि बिजली की जो पावर है वो क्या चीज है, इसके बारे में पूछ रहे हैं, ये क्वेश्चन है। तो पावर को हम पी से डिनोट करते हैं। तो पावर का फार्मूला हमारे पास आप समझ सकते हैं कि P बराबर W अपॉन टी। तो W कहते हैं कार्य को और T कहते हैं समय को। तो अगर हम इसका समय की वैल्यू 1 कर दें, 1 सेकंड कर दें, और W ये आ जाएगा, तो पावर जो है वो किसके बराबर आ जाएगी, कार्य के बराबर आ जाएगी। तो किसी परिपथ में किया गया कार्य प्रति सेकंड विद्युत शक्ति कहलाता है। यानी कि अगर हम समय को 1 सेकंड कर दें, तो जितना कार्य किया गया वही जो है विद्युत शक्ति यानी कि पावर कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगला क्वेश्चन है कि किसी परिपथ में किया गया कार्य विद्युत शक्ति का सूत्र लिखिए। तो विद्युत शक्ति का जो फार्मूला है, यानी कि पावर का जो फार्मूला है, वो हमें बताना है। तो पावर के बहुत सारे फार्मूले हैं। तो P बराबर V इंटू आई, एक फार्मूला तो हमारे पास ये है, ठीक है ना। विद्युत शक्ति का ये P क्या हो गई, पावर आ गई, V क्या आ गया, विभवांतर आ गया, I हमारे पास करंट आ गया।
ये क्वेश्चन हमारे पास है। फिर अगला ये पूछ रहे हैं शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो शक्ति का एसआई मात्रक जो है वाट है। शक्ति जो निकल कर के आएगी वो वाट में निकल कर के आएगी। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन विद्युत ऊर्जा का मात्रक बताइए। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। विद्युत ऊर्जा को जो है हम जूल के अंदर नापते हैं। फिर अगला क्वेश्चन 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद भी रखना चाहिए। पहले भी जब न्यूमेरिकल्स हमने हल करे थे तो उनके अंदर भी इसकी जरूरत पड़ी थी। 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुणा 10⁶ जूल के बराबर होता है। आप यहां पे लिखेंगे 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10⁶ जूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना चाहिए। ठीक है ना, तो ये बात आप याद रखिए। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि ये जो क्वेश्चन है हमारे पास किलोवाट घंटा यदि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलता है तो ऊर्जा खपत कितनी होगी। एक 100 वाट का बल्ब है, उसको 10 घंटे तक अगर आप जलाएंगे तो क्या हो जाएगा कि 1 यूनिट ऊर्जा यूज हो जाएगी। अगर 100 वाट के बल्ब को हम जो है 10 घंटे तक जलाएंगे तो 1 यूनिट बिजली हमारी यूज हो जाएगी। इस पे मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स निकाल करके आपको दिखाए भी थे, आप जाकर के देख भी सकते हैं। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन विद्युत धारा में ऊष्मा उत्पन्न करने का सूत्र क्या है। तो हमारे पास H बराबर आई स्क्वायर आर टी, इस फार्मूले के ऊपर भी हमने जो है H बराबर आई स्क्वायर आर टी, आई क्या है करंट है और आर प्रतिरोध है, टी हमारे पास क्या है समय है, ये समय सेकंड में। तो ये फार्मूला हमारे पास, ये पूछ रहे हैं कि ऊष्मा उत्पन्न करने का सूत्र क्या है। फिर अगला क्वेश्चन धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग कहां होता है। यानी कि जो बिजली है, करंट है, उससे जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसका उपयोग कहां कहां किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर बिजली कहीं उत्पन्न हो रही है तो इस्त्री यानी कि प्रेस, तो प्रेस के अंदर भी आप देख सकते हैं कि गर्मी यानी कि ऊष्मा उत्पन्न होती है। फिर गीजर के अंदर भी उत्पन्न होती है। फिर इलेक्ट्रिक हीटर भी आपने देखा होगा जाड़ों में बहुत इस्तेमाल होता है। ठीक है। फिर बल्ब को जब जलाते हैं तो गर्मी पैदा होती है। तो ये चीज आ गई हमारे पास। एक अगला क्वेश्चन तार का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन है कि तार का प्रतिरोध, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तार का प्रतिरोध जो है वो किस किस चीज के ऊपर निर्भर करता है। मैंने अभी आपको बताया कि जब विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा बता रहा था तो तार का प्रतिरोध एक तो तार की लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है, एक क्षेत्रफल के ऊपर निर्भर करता है, और जो तार है उसका जो टेम्परेचर है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन धारा प्रवाहित करने वाले अच्छे चालक कौन से हैं। जो गुड कंडक्टर हैं, जिनके अंदर बिजली चल सकती है, तो बहुत आप जानती हो कि तांबे का तार है और एल्युमिनियम का तार है, उसके अंदर बिजली अच्छी चलती है। और सबसे अच्छा चालक बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे अच्छा चालक कौन सा है, वो चांदी होता है। चांदी सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा चालक है, लेकिन क्योंकि इतना महंगा थोड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक तो तांबे का तार या एल्युमिनियम का तार इस्तेमाल करते हैं। घरों के अंदर आप देखते भी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन धारा प्रवाहित न करने वाले पदार्थ का क्या कहलाते हैं। जिनके अंदर करंट नहीं चलती उनको क्या कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनके अंदर करंट नहीं चलती उनको बोलते हैं हम कुचालक। अगला क्वेश्चन कुचालकों के उदाहरण दीजिए। जो कुचालक होते हैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसुलेटर। तो आप समझ सकते हैं कि लकड़ी के अंदर कोई करंट नहीं चलती। फिर आप देखिए प्लास्टिक में भी कोई करंट नहीं चलती, रबड़ के अंदर कोई करंट नहीं चलती, कांच में कोई करंट नहीं चलती है। तो ये उदाहरण है किनके, इंसुलेटर के। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पेपर में भी आता है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है, फ्यूज तार किस धातु से बनता है। ये बहुत क्वेश्चन आता है पेपर में। तो टिन और सीसा, टिन का जो संकेत है वो है SN, बड़ा S और N।
Sn प्लस Pb, Pb यानी कि सीसा लेड जिसको बोलते हैं, और Sn टिन, इन दोनों को मिला करके हम क्या काम करते हैं, फ्यूज तार बनाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। फिर अगला क्वेश्चन, फ्यूज तार की विशेषता क्या है? ये जो तार है फ्यूज तार, वो इन दोनों चीजों का मिलाकर के बनाया जाता है। ये एक बात सवाल हो गया। ये पूछ रहे हैं कि इसकी विशेषता क्या है। तो इसकी विशेषता ये है कि इसका गलनांक बहुत कम होता है। जरा सा भी गर्म होकर के जो है, ये थोड़ा सा अगर ज्यादा करंट चलेगी इसके अंदर तो ये गर्म होकर के जो है पिघल जाएगा, और जिससे फिर आगे करंट ज्यादा नहीं जाएगी। और जब ज्यादा नहीं जाएगी तो फिर आपकी पूरी जो भी चीजें हैं घर में, जो अप्लायंसेज हैं, वो सब क्या हो जाएंगे कि सेफ रहेंगे, जिससे वो खराब नहीं होंगे। तो फिर अगला क्वेश्चन, शॉर्ट सर्किट क्या है ना? तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है? जब पॉजिटिव सिरे को हम क्या काम करते हैं, जैसे आप बैटरी के अंदर भी देखते हैं कि दो सिरे होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। अगर उन दोनों को मिला दें, मिलाना मत, क्योंकि जो है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट को पूछ रहे हैं कि जब धन और ऋण तार सीधे जुड़ जाते हैं, जो नेगेटिव और पॉजिटिव हुआ अगर वो जुड़ जाएं, आप बिल्कुल मत करना। बिजली के काम में थोड़ा जो है सतर्क रहें। सिर्फ इसको किसी जानकार के माध्यम से ही आप थोड़ा सीखें, उसके है ना, अपनी तरह से करने की कोशिश ना करें। बच्चों को जो है नुकसान हो जाएगा, और काफी बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो आप क्या है, समझते हैं कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है कि जब पॉजिटिव सिरा जो है सेल का, कभी भी मिलाने की कोशिश ना करें बच्चे। बहुत सारी चीजों में खेलने की जो खिलौने आते हैं उनके अंदर जो है बैटरियां आती हैं, तो बैटरियों के जो प्लस और माइनस को आपस में ना मिलाएं, वरना बैटरी फट जाएगी और बैटरी जो है बिल्कुल एकदम नुकसान कर देगी। ठीक है, धमाका जैसा हो जाएगा। तो कभी भी आप ना करें, मिलाने की कोशिश ना करें। तो फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन है मेरे स्टूडेंट्स, कि शॉर्ट सर्किट क्या है, कि जब धन और ऋण तार सीधे जुड़ जाते हैं तो क्या होता है, बहुत अधिक धारा बहने लगती है, बहुत ज्यादा करंट उसमें फ्लो होने लगता है। तो इसे ही क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट कहते हैं। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, घरेलू घरेलू वायरिंग में तीन तार कौन कौन से होते हैं? जो घरों के अंदर वायरिंग होती है, आजकल तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो अर्थ का तार नहीं डलवाते। बहुत, हम ज्यादातर सभी लोग क्या करते हैं, फेज और न्यूट्रल तार से ही सब काम कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन होता है कि हमारे पास घरेलू वायरिंग में तीन तार कौन कौन से होते हैं? तो तीन तार जो होते हैं, मैं आपको बताता हूं कि तीन तार कौन कौन से हैं। ये यहां पे इधर बता रहे, एक दो तीन। एक तो फेज तार होता है, एक हमारे पास न्यूट्रल होता है ना, न्यूट्रल। न्यूट्रल, ये ठंडा तार कहते हैं इसको, ये गर्म तार हो गया, ये गर्म तार हो गया, और ये जो है ठंडा तार हो गया। ठीक है ना। तो ये ठंडा तार है, लेकिन इसमें इसे ही मत छूना। बिजली से जुड़े हुए तारों से के साथ छेड़छाड़ ना करें, बिना जानकारी के आप कोशिश करें उसमें, तो करंट लग जाता है, बहुत खतरनाक होता है, और उसमें जान भी जा सकती है। तो बच्चे स्टार्टिंग में करने की कोशिश करते हैं, तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि बिल्कुल भी किसी जानकार के माध्यम से जो है आप उसको सीखें, समझें, तब उसमें हाथ डालें। वैसे ज़्यादातर ये है कि आप लोग घर पे ना करें। बिजली के तार जो हैं बहुत खतरनाक होते हैं, उसमें करंट लग जाता है और जान भी जा सकती है। तो ये फेज तार होता है। ठीक है, इसको जिंदा तार या लाइव तार भी बोलते हैं, इसको न्यूट्रल तार बोलते हैं। एक तार होता है हमारे पास अर्थ का। ठीक है ना। तो अर्थ का तार ये है, हिंदी में अर्थ हो गया। ठीक है, ये अर्थ तार, ये तार जो है सीधे जमीन से जोड़ दिया जाता है, ये हमारे पास अर्थ का तार आ जाएगा। तो ये बिल्कुल एकदम जमीन से जोड़ दिया जाता है। तो तीन तार होते हैं, एक फेज का तार होता है, एक न्यूट्रल तार यानी कि एक गर्म तार, एक ठंडा तार, और एक अर्थ का तार होता है, जो जमीन में किसी चीज को गाड़ करके हम क्या करते हैं कि तीसरे तार को अर्थ से जोड़ देते हैं। और उसी तार को फिर बहुत सारी जो लोहे की जो बिजली के उपकरण होते हैं, और उनकी जो लोहे की बॉडी होती है, उसको हम कनेक्ट कर देते हैं, उससे जोड़ देते हैं। तो जिससे अगर बाई चांस उस लोहे की बॉडी में कोई करंट आ जाता है, तो वो सारा का सारा करंट जो है वो जमीन के अंदर चला जाता है। तो जिससे उसको छूने वाला जो है वो काफी सेफ रहता है, वरना तो आदमी की जान चली जाती है।
अभी आपने देखा था कि गर्मियों के दिनों में ही पेपर में मैंने पढ़ा था कि किसी आदमी को जो है लोहे की बॉडी वाले करंट जो है, जो कूलर था उसके अंदर करंट आ गया था और वो जो है उनकी जान चली गई थी। तो मेरे दोस्त ये है, आप लोग इस तरह के एक्सपेरिमेंट ना करें जब जानकारी ना हो, ठीक है, अनजाने में ना करें, बिजली से जुड़े हुए तो खास तौर पे, और बैटरी से जुड़े हुए खास तौर पे इस तरह के, है ना, एक्सपेरिमेंट ना करें जब तक कोई जानकारी ना हो। तो हमारे पास ये क्वेश्चन था, तो ये था कि अर्थ का तार क्यों प्रयोग किया जाता है। तो अर्थ का तार जो है उपकरणों को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, और बाय चांस जो किसी मनुष्य ने उसे उपकरण को छू लिया तो सारा का सारा करंट जो है वो जमीन में चला जाएगा, तो मनुष्य भी सेफ रहेगा, इसलिए हम जो है अर्थ का तार का यूज करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, धारा प्रवाहित होने की दिशा क्या मानी जाती है। तो धारा जो करंट चलती है वो डीसी करंट जब की अगर बात करें हम, तो पॉजिटिव सिरे से वो निगेटिव सिरे की ओर चलती है। जो करंट चलती है वो पॉजिटिव सिरे से निगेटिव सिरे की ओर चलती है। और जो घर के अंदर जो एसी चलती है उसकी तो डायरेक्शन ही नहीं होती है, वो तो चेंज होती रहती है, तो आपको शायद पता हो। तो दो तरह की करंट होती है, एक एसी और एक डीसी। जो एसी वाली जो डायरेक्ट करंट होती है उसकी डायरेक्शन बार बार चेंज होती रहती है, उसका मैग्नीट्यूड यानी कि उसके जो परिमाण है तो वो भी चेंज होता रहता है। और हमारे पास जो डीसी करंट है वो कांस्टेंट रहती है, वो एक ही दिशा में चलती है। तो जब एक ही दिशा में चलती है तो प्लस सिरे से माइनस सिरे की चलती है, की ओर चलती है, ये डीसी करंट। फिर अगला क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, गतिशील आवेश का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। जो फिजिक्स की कौन सी ब्रांच है कि जिसमें हम गतिशील आवेश का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। तो विद्युत, ये जो है धारा विद्युत या करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम जो है इसका अध्ययन करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक ओम का क्या अर्थ है। एक ओम मतलब इसका क्या अर्थ है, तो इसका आंसर लिखते हैं, यदि 1 वोल्ट विभवांतर पर 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो तो प्रतिरोध 1 ओम होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। एक हमारे पास क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत आपूर्ति का मान कितना होता है। जो घर के अंदर जो बिजली आती है वो कितने वोल्टेज पर आती है, कितनी फ्रीक्वेंसी होती है उसकी, ये आपको याद करनी है। तो 220 वोल्ट पर आती है, 50 हर्ट्ज पर आती है। स्टूडेंट्स, ये वीडियो काफी लंबी है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं एक साथ, तो आप इसे क्या करें कि थोड़ा थोड़ा रोक रोक करके 10-10, 20-20 या 15-15 जैसे भी आपको टाइम हो उतना उतना आप देख सकते हैं। ये नहीं कि आप पूरी एक साथ ही वीडियो देखें, जितना आपकी समझ में आता चला जाए उस वीडियो को बार बार खोल करके थोड़ा थोड़ा आप देख सकते हैं, क्योंकि मुझे तो ये क्वेश्चंस कराने हैं जिससे कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा बेनिफिट हो सके। आप लोग शेयर और सब्सक्राइब भी करें ज़रूर, ठीक है, तो स्टूडेंट्स को फायदा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आने वाले हैं, या आपके बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन में भी आते हैं। तो 2-4-5 क्वेश्चन रह गए हैं, मैं आपको और बता रहा हूं। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो विद्युत धारा को मापने का एक तो गैल्वेनोमीटर या एमीटर, ये यंत्र है। परिपथ आरेख में प्रतिरोध का चिन्ह क्या है। तो परिपथ आरेख में जो ओम का चिन्ह है वो इस तरह से बनाते हैं, ये मैंने जैसे बनाया ये इस तरीके जिगजैग, ये प्रतिरोध को हम आर से दिखा देते हैं और इस तरीके का ये संकेत बनाया जाता है। ठीक है, ये लाइन नहीं खींचनी, ये आ गया। फिर क्या कह रहे हैं, फिर आइए, धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा पर सॉरी इलेक्ट्रिक बल्ब किस सिद्धांत पर काम करता है। जो बिजली का बल्ब होता है वो किस, उसका फार्मूला क्या है, वो किस सिद्धांत पर काम करता है। तो वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के ऊपर जो है वो काम करता है। फिर अगला, विद्युत मोटर किस ऊर्जा का रूपांतरण करती है। जो विद्युत की मोटर होती है
तो वो क्या काम करती है, आप विद्युत की मोटर को जानते हैं कि वो बिजली लेती है, फिर कुछ जो है वो यांत्रिक कार्य करती है, उससे हम कोई कोई चक्की चला लेते हैं या कोई पंप होता है पानी निकालने का। तो जो भी मैकेनिकल वर्क होते हैं उनसे हम वो काम करा लेते हैं। तो विद्युत मोटर क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को लेकर के यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा को विद्युत हीटर किस ऊर्जा का रूपांतरण करता है? जो हीटर होता है वो किस ऊर्जा का रूपांतरण करता है? वो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। ये क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है, सुरक्षित विद्युत परिपथ में कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? अगर आप घर के अंदर जो है सुरक्षित विद्युत परिपथ बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर फ्यूज तार जरूर लगाएं, या फिर आप एमसीबी, आजकल तो एमसीबी लगाते हैं, तो एमसीबी तार जरूर लगाएं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको छोटे छोटे क्वेश्चन ये बहुत सारे कराए। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, सुनिए, और इसमें जो बातें समझाई गई हैं, अगर आपकी कुछ नॉलेज बढ़ती है हमारी वीडियो से, तो आप अपने दोस्तों के साथ जो है इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे हमारा भी थोड़ी हौसला बढ़ता है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि आप हमारी वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए और जो है इससे बेनिफिट उठाइए। हम इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो, जो पढ़ाई लिखाई से जुड़ी वीडियो हैं, वो लाते रहेंगे